हेलो स्टूडेंट, आप सभी के साथ हैं बीपीएससी 68 के टॉपर राजभूषण, जिनका अभी जस्ट चयन हुआ है और इनको जो डिपार्टमेंट मिला है रेवेन्यू ऑफिसर। कई सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं, तो इस सेशन में राजभूषण आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। वो सवाल प्रीलिम से हो सकता है, मेन से हो सकता है, एनसीईआरटी बुक से हो सकते हैं, रेफरेंस बुक से हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज के होंगे, करंट अफेयर्स के होंगे, बिहार स्पेशल के होंगे। सारे सवाल, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे राजभूषण, जो इस बार बीपीएससी में इनका स्थान आया है और इनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिला है। तो राजभूषण, स्वागत है आपका चहलकदमी में। सबसे पहले ये जो जीत है, इस जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? सर, इस जीत का श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने भाई को देना चाहते हैं। मेरे माता पिता पिछले 16-17 साल से अलग रह के हम लोग को पढ़ा रहे हैं, और मेरा भाई जो हमेशा मेरा आवाज़ बना और अभी वो फिलहाल इसरो में है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल मेरे भाई का रहा। जैसे उसकी मेरे से 2-3 महीने पहले नौकरी लगी, बट कभी उसने रियलाइज़ नहीं होने दिया कि वो नौकरी उसकी पहले लगी है। उसकी पहली सैलरी आई तो वो मेरे को फ़ोन करके पूछता है कि इसका क्या करना है, इतना पैसा हमको नहीं पता क्या करना, तुम बताओ। तो मेरे भाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, बहुत बड़ी बात बोली, माता पिता। मैं एक गुरु हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हर जीत का श्रेय सबसे पहले माता पिता को जाना चाहिए, क्योंकि माता पिता हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं। जहां हम किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ने जाते हैं, मैं उस गुरु का स्थान में सेकंड नंबर देता हूं। जो माता पिता हैं वो पहले स्थान रखते हैं गुरु में, और इनके माता पिता घर से दूर रह के, इनकी माँ घर से दूर रहकर पटना में इनके साथ रहती है सिर्फ पढ़ाई के लिए, ताकि खाने पीने में दिक्कत ना हो। तो मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूँ। साथ ही साथ जो इन्होंने बोला कि भाई का जो रोल अदा किया, तो वाकई में प्रत्येक परिवार में राम लक्ष्मण का जो रिलेशन है वो मुझे दिख रहा है कि इनके परिवार में भी राम लक्ष्मण जी का ही जैसा रिलेशन है। मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है। ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही, किस तरीके से आपका प्रिपरेशन रहा? सर, प्रिपरेशन मैंने जैसे अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया मणिपाल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जब मैं आपको पास आउट हुआ तो मेरे पास 3-4 जॉब ऑफर्स थे, बट मैंने वो जॉब ऑफर लिया जो मुझे मेरे गोल के प्रति ज़्यादा प्रेरित किया, ताकि मैं पढ़ पाऊँ, समय निकल पाए। अच्छा, ये सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान कैसे आया? सर, क्लास 6 में जब मैं था सर, तो मैं लोयला स्कूल पटना से पढ़ा हूँ। तो हमारे स्कूल के पढ़े हुए डीएम सर जो थे वो हमारे यहाँ चीफ गेस्ट थे सर एनुअल डे में। तो वो एक इंस्पिरेशनल पॉइंट था। उससे पहले सिर्फ सुना था डीएम होता है, बट वहाँ देखा पहली बार, और चीज़ें वहाँ से सर थोड़ी ज़्यादा क्लिक कर गई। क्लियर करेगी। बच्चों के सवाल होते हैं बहुत सारे, जी सर। तो मैं अब बच्चों के जो डाउट हैं मैं वो क्लियर करवाना चाहता हूँ। कई बार होता है कि बच्चों लोगों को लगता है कि जो टॉपर्स बोलते हैं वो सही बोलते हैं। मैं सारे टॉपर्स की आवाज़ बनता हूँ, वो जो लाइफ में किए हैं मैं वो बोलता हूँ। लेकिन आज आपके सामने वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे राजभूषण। क्या लगता है, पहला सवाल है, प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, साथ साथ या अलग अलग? सर, प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपको साथ साथ करनी चाहिए। जब तक प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक आपको पर डे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने चाहिए, और उसके बाद जब प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन आ जाए सर, तो उसके बाद आपको सर मेंस का एक क्वेश्चन डेली लिखना चाहिए लास्ट मंथ तक, और बाकी सारा टाइम आपको प्रीलिम्स पर देना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि जो तैयारी होनी चाहिए वो प्रीलिम्स और मेंस की साथ साथ होनी चाहिए। जी सर। जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो मेंस रिस्पेक्टिव होना चाहिए। जी सर। ठीक है। प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्या करना चाहिए? सर, प्रीलिम्स स्पेसिफिक में हमें सर टेस्ट सीरीज जो है, और खासकर एनसीईआरटी बेस्ड जो टेस्ट सीरीज है उसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल आते हैं। जैसे इस बार के भी अगर आप 69 का पेपर देखेंगे तो क्लास 6 की एक एनसीईआरटी की क्वेश्चन थी कि कितने लैटिट्यूड होते हैं, जो 170, वो सिर्फ 6 क्लास में है सर, और बाकी कहीं नहीं है। फिर आप जब देखते हैं तो एक अंबिका करके जो थी कर्नाटका की रिफॉर्मर, वो क्लास 12 की एनसीईआरटी में, और कहीं नहीं है। तो इस तरीके से 10 सवाल डायरेक्ट सर ऐसे होते हैं जो और किसी किताब में नहीं होते हैं। देखिए, कई बार बोला जाता है आप एनसीईआरटी पढ़िए, आप एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन शॉर्टकट जो एग्जाम निकालने का जो शॉर्टकट तरीका है, आपको इससे दूर जाना चाहिए। शॉर्टकट कहीं ना कहीं आपको एग्जाम से दूर लेके जाएगा। सर, प्रोसेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर।
इफ यू फॉलो द राइट प्रोसेस, हो सकता है आपका पहला, जैसे ये मेरा बीपीएससी 66 में मैं इंटरव्यू तक गया पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स 1 मार्क्स से रुक गया 67 में, इस बार मैं क्वालिफाई किया दोबारा। तो शॉर्टकट आपको हो सकता है कि इनिशियल किसी केस में रिजल्ट दे दे, आप बहुत लकी हुए तो आप रिजल्ट पा लेंगे, बट अल्टीमेटली अगर आप प्रोसेस सही फॉलो करेंगे सर तो डेफिनेट रिजल्ट है सर। बिल्कुल। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी बुक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एनसीईआरटी इज द प्रोसेस। ओके, प्रोसेस। और कुछ रेफरेंस बुक की बात आती है। जी सर। रेफरेंस बुक को कितना आप इंपॉर्टेंस देंगे? सर रेफरेंस बुक का इम्पोर्टेंस, कुछ किताबों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे आप स्पेक्ट्रम जो राजीव अहिर वाली है मॉडर्न इंडिया के लिए, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ किताबें हैं। बहुत ज़्यादा रेफरेंस किताबें आपको देखने की जरूरत नहीं है, एक देखनी चाहिए, वो भी इन सब के लिए तो कंपलसरी है। जैसे ज्योग्राफी के लिए आप 11th-12th की एनसीईआरटी कर लेते हैं और 6 से 10 की कर लेते हैं, तो आपको रेफरेंस बुक की जरूरत ही नहीं है, अगर आपकी ऑप्शनल ज्योग्राफी ना हो तो सर। ठीक है। जैसे मान के चलिए कि कोई बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ठीक है, तो नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करें कि वो प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में हेल्प करेगा? सर प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि पहले रीडिंग पे नोट्स नहीं बनाना है, वरना आप एक और पब्लिकेशन अपने नाम की चालू कर देंगे। ओके। 400 पन्ने की किताब है, आपने नोट्स बना दिया 500 पन्ने की, क्योंकि आप प्रिंट तो कर नहीं रहे, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। तो ट्राई एंड रीड बुक एटलीस्ट ट्वाइस, एंड तीसरी बार में आप नोट्स बनाएं, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं वो आपको समझ में आ जाएगी कि ये तो याद रहेंगी, नहीं याद रहने वाली चीजों में वो नोट्स होना चाहिए, ताकि एग्जाम से पहले उसको हम रिवाइज कर सकें। ठीक है। टेस्ट सीरीज बहुत बड़ा सवाल होता है। टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, इस तीन जो चीजें हैं, इसका डाउट कैसे बच्चों का क्लियर होगा कि सर करंट अफेयर्स कैसे करें, बिहार स्पेशल कैसे करें और टेस्ट सीरीज पे कितना फोकस करें? सर जब आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो एक तो पहली बात, आप ये कभी घबराइएगा मत कि टेस्ट सीरीज में होगा क्या, क्योंकि आप कभी भी 100% तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल। चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लें, कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जिस दिन आप कहेंगे कि अब मैं 100% तैयार हूँ। जैसे सर एक एग्जांपल है, मैंने मेंस की जब टेस्ट सीरीज पहली बार लिखी थी ना सर, तो 38 मार्क्स में हमको 1.5 मार्क्स मिला था सर पहली मार्क्स में। तो उतना बेकार तो आप नहीं लिखेंगे। हम वहां से लिख के अगर यहाँ बैठ गए तो आप मेरे से अच्छे हैं, आप मेरे से बेटर हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं आप। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पहले से ही मेंस की आंसर राइटिंग लिखनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सर मतलब आपको 1 महीने के बाद जब आपका एक सब्जेक्ट सर्टेन अमाउंट हो जाए, जैसे आप सबसे पहले आप कोशिश करिए पॉलिटी खत्म करने के लिए, क्योंकि अखबार जो है वो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स पे ज्यादा चलती है और थोड़ी बहुत IR। तो आप सबसे पहले पॉलिटी करिए। पॉलिटी करने के बाद जब 1 महीना हो जाए कि एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सिलेबस हो गया, तब आप आंसर राइटिंग शुरू करिए। और फिर उसके बाद 1 नंबर मिले, आधा नंबर मिले, वो मकसद नहीं है। मकसद ये है कि वर्ड्स आपके फ्लो पे होने चाहिए। करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल के लिए क्या करें? सर करंट अफेयर्स के लिए सर आपको एक रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन देखनी होगी और उस पर भरोसा करना होगा सर। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप 15 मैगजीन खरीद के लाएंगे और एक मैगजीन भी आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे। आपने कई बार चहल एकेडमी का बुक देखा, क्या लगा आपको? सर मैगजीन्स जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है, चहल एकेडमी वाली जो मैंने देखी है, तो आई वुड से कि अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए उस मैगजीन के लिए। और इसके साथ ही साथ हमारे कुणाल सर हैं, जी सर, जिन्होंने काफ़ी आपको मदद किया मेंटरशिप के लिए। आप कितनी बार परेशान किए उनको? सर पिछले 1 महीने में अप्रॉक्स सर कुणाल सर को मैंने सर कम से कम 30 से 40 बार फ़ोन किया है सर, पर डे 2 या 3 कॉल सर ऑन एन एवरेज, और हर बार सर ने आंसर किया है। कभी ऐसा मेरे नहीं हुआ कि मेरा कॉल आंसर नहीं हुआ सर। देखिए एक बात मैं बताऊंगा, आपके प्रिपरेशन के जर्नी में एक मेंटर होने चाहिए जो आपके सारे समस्याओं का समाधान करे। जब भी आप दुख दुविधा में आप फंसे, कभी आप भवसागर में अगर फंसे, उस समय उससे निकालने के लिए एक मेंटर चाहिए, जैसे कि हम लोग बोलते हैं मेंटरशिप, वो चाहिए। और बखूबी कुणाल सर ने अपना धर्म और कर्म बखूबी अच्छे से निभाया है। जी सर, कुणाल सर हमेशा एक चीज़ बोले, प्रोसेस फॉलो करते रहो, थोड़ा सा ट्रस्ट रखो और थोड़ा भगवान पे भी भरोसा रखो। बिल्कुल। जो होगा अच्छा होगा। और ये तीनों चीज़ जब आप करेंगे तो खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा। और याद रखिएगा, वो एक दिन डिसाइड नहीं करता है कि आप क्या होंगे। आपकी पूरी जर्नी में अगर एक
अलग लेवल की ठहराव होगी, स्टेबिलिटी होगी, प्रोसेस में अगर आपकी एनर्जी होगी तो वो जर्नी उस दिन भी आसान होगा जिस दिन जैसे इंटरव्यू था। अच्छा, जो बच्चे एकदम बैकग्राउंड से आए हैं, प्योर गांव से आए हैं, दे नो नथिंग अबाउट बीपीएससी, दे नो नथिंग अबाउट एनसीईआरटी रेफरेंस बुक। ये एनसीईआरटी रेफरेंस बुक क्या होता है सर, हमरा नहीं पता है, क्या वो बच्चे बीपीएससी निकाल सकते हैं? सर इस एग्जामिनेशन को कोई भी निकाल सकता है। इसमें ये आईआईटी जैसी कॉम्प्लिकेटेड और साइंटिफिक एग्जामिनेशन नहीं है, ना आपको जुडिशरी जैसी कॉम्प्लेक्स उस टाइप की एग्जामिनेशन है जहाँ ओपिनियन मैटर करती है बहुत ज़्यादा। ये वो एग्जामिनेशन है जो 10 घंटे घर पे पढ़ेगा सर, वो निकालेगा सर। अच्छा, कोई भी चीज़ हो जाए। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट उसको कितना वक्त देना चाहिए बीपीएससी की तैयारी के लिए? सर अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आपको दिन में 8 से 10 घंटे देने चाहिए। अगर आप उस इंस्टीट्यूट को लेके या इंस्टीट्यूट को हटा के? अगर आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, मान लीजिए आपकी 4 घंटे की डेली क्लास होती है तो 10 घंटे देना संभव नहीं है, तो आप 6 घंटे देने की कोशिश करिए। एटलीस्ट जो सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट में हो रहा है वो दो सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट में 4 घंटे में हुई, तो आपने क्या करना है कि वो 2 सब्जेक्ट रिवाइज कर लेनी है और एक सब्जेक्ट खुद से भी करते रहना है, कुछ भी जो आपको आसान लगे, जो आपके मेंटरशिप गाइड हो, जो आपको गाइड करे उस हिसाब से। और ये प्रोसेस सर अगले 12-14 महीने तक बिना किसी एग्जाम दिए करना है। क्या हर कोई स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकता है जो ये बोले सर मेरा 10th में 2nd डिवीजन है, मेरा 12th में 2nd डिवीजन है, क्या उसके लिए भी कुछ उम्मीदें हैं बीपीएससी में? सर अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आप रैंक 1 हो सकते हैं सर। इस एग्जामिनेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर। इस एग्जामिनेशन का बहुत बेसिक चीज़ है, एक सेट प्रोसेस है कि आपको सुबह उठ के अगले 14 महीने तक लगातार पढ़नी है, उसके बाद 1 साल का एग्जामिनेशन प्रोसेस है, तो पूरा ये टोटल मिला के आपको 20-22 महीने का प्रोसेस है। 20-22 महीने तक आपको दुनिया से अलग रहने का मतलब ये नहीं कि आप कट ऑफ हो जाइए, लिमिटेड रहिए। शादी वगैरह में भी जाइए, सब जगह जाइए, बट लिमिटेड जाइए, हर शादी में मत जाइए। तो उस हिसाब से आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा। और प्रोसेस में क्या होगा, हो सकता है पहले अटेम्प्ट में आपका ना हो, जैसे मेरे साथ हुआ सर कि मेरे पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू। हाँ बिल्कुल, देखिए इस चीज से डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए कि आपके पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ। राजभूषण आपके सामने एग्जांपल है जिनका पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में हुआ। हो सकता है पहली बार आप में कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार में इन्होंने कुछ स्टेजेस को क्लियर किया और तीसरे अटेम्प्ट में तीनों स्टेज को क्लियर किया। तो जो उम्मीदें हैं, भरोसा है, उसको कायम रखना चाहिए और जो कॉन्फिडेंट है वो कॉन्फिडेंट तो हमेशा रखना चाहिए अपने पास। सर जैसे इस बार हर बार जैसे 66 का जब मैं दे रहा था तो मेरे साथ ये था कि लग रहा था कि हो जाए, बहुत जल्दी होती है जब आप फर्स्ट टाइम में होते हो। आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट, आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट। बट इस बार क्या था, रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ रहा था सर, क्योंकि अंदर से पता था कि आज नहीं होना है तो कल होगा, कल नहीं होना है तो परसों होगा। तो ये एक चीज़ कॉन्फिडेंस थी सर। अच्छा, लास्ट सवाल है मेरा, बीपीएससी और यूपीएससी को आप कितना सिमिलरिटीज आंकते हैं? सर पहले तो बहुत डिफरेंसेस थे। लाइक जब हम 66 भी दिए हैं, आई वॉज द टर्निंग फेज वाला पॉइंट पे जब बीपीएससी टर्न ले रहा था, तो 66 तक तो बीपीएससी यूपीएससी पूरे पोल्स अपार्ट थे, बहुत दूर। बट अब क्योंकि जब से 68 आया तो यूपीएससी में भी आपको 20 सवाल लिखने हैं, यहाँ भी 20 सवाल लिखने हैं, वहाँ भी ऐसे पेपर हो गया, यहाँ भी ऐसे पेपर हो गया। वहाँ बस एक ऑप्शनल है जो यहाँ पर आपको एमसीक्यू फॉर्मेट है, और टेक्निकली यहाँ का जो क्वेश्चंस हैं अब पूरी कंटेम्प्रेरी यूपीएससी फॉर्मेट पे आ चुका है सर। वन लाइनर करंट अफेयर्स पे क्या कहना है? सर वन लाइनर करंट अफेयर आपको नहीं क्वालिफाई कराएगा। आपको एक रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन पढ़नी होगी, उसको समझनी होगी, और अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है तो अंतिम महीने में आप एक वन लाइनर मैगजीन खरीद के देख लीजिए, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस की कमी ना रहे। क्योंकि सर एग्जामिनेशन हॉल से जाने से पहले बहुत सारे लोग वन लाइनर लेके बैठे रहेंगे, तो आपको हो सकता है वो अंडर कॉन्फिडेंट फील हो, तो एक बार आप देखे हुए रहेंगे तो कॉन्फिडेंट रहेंगे। अच्छा, कभी बच्चे लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि जो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इसको अंतिम में पढ़ेंगे। क्या ये उनकी सोच सही है? सर प्रीलिम्स में 35 सवाल आते हैं सर, 30 से 35 सवाल, और अगर आप 1/4 वाली सिलेबस को अंतिम के लिए रख रहे हैं तो मान के चलिए कि आपके 2-3-4 साल बर्बाद होंगे, फिर आपको रियलाइज होगा कि ये शुरू से करना है। यस, मैं कितनी बार ये बात बोला हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ को हल्के में ना लें, इसको अपने जीएस का भाई समझिए और परिवार को साथ लेके बढ़ें, तभी जाके सफलता आपके साथ मिलेगी।
तो राजभूषण बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बच्चों को आपने गाइड किया, और चहल एकेडमी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो अंतिम पड़ाव यूपीएससी है, उस अंतिम पड़ाव यूपीएससी में आप सफल हो, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं चहल एकेडमी की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।